साथियों, आज हम नानाजी देशमुख पुस्तकालय में अपना 148वां स्वाध्याय मंडल के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज की हमारा जो कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता कर रही हैं हमारी बड़ी बहन सरिता देशपांडे जी, हमारे संचालक नीरव जी और सभी उपस्थित भाइयों और बहनों। हम सब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ही 14 अगस्त को ये घोषणा की कि 14 अगस्त के दिन को भारत के विभाजन की विभीषिका का स्मृति दिवस के रूप में हम याद करेंगे। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रम कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार रखते रहे हैं और उसी विषय को आज इस स्वाध्याय मंडल के माध्यम से हम लोग उस पर फिर से चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हम सबको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 के दिन हम भारत की आज़ादी का दिन मनाते हैं और उसके ठीक एक दिन पहले आधी रात को हमारे जिस देश को हम अपनी भारत माता कहते हैं उस देश के टुकड़े हुए और भारत का विभाजन हुआ। पाकिस्तान और आज का जो बांग्लादेश है वो उस दिन बना। हमारे देश के सारे क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई के जितने दीवाने थे, उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन सब ने अखंड भारत के लिए, अखंड भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने बलिदान दिए। हम आज़ादी की लड़ाई का अगर 100 साल का इतिहास देखें तो उनके सामने पूरे भारत माता ये अखंड रूप में थी और उसी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उसी की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। हम अपनी संस्कृति में अखंड मूर्ति की पूजा करते हैं, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। और ये देश हमारे लिए एक तरह से देव ही है, राष्ट्र को ही देव मान कर चले हैं हम, यही एक राष्ट्र धर्म जानते हैं हम, ऐसा हम लोग गीत भी गाते हैं। तो ये जो देश भारत, जिसको वेदों पुराणों में कहा है कि ये देव निर्मित देश है, इसका जो निर्माण हुआ है हिमालय समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। देवताओं का बनाया हुआ देश है इसका नक्शा। और ऐसे देश का जब बंटवारा हुआ तो उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफ़ ये प्रत्येक राष्ट्रभक्त लोगों के मन में होना स्वाभाविक है और उसकी तकलीफ़ तो हुई है। हम सब देखते हैं कि भारत की आज़ादी का जश्न जिस ढंग से आम लोगों को मनाना चाहिए वो क्यों नहीं मन पाया। ये सब कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम होकर क्यों रह गए। पिछले 75 साल, अब 75वां हम लोग आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर इसमें जो जुड़ाव आम लोगों का होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी सी दिखाई देती है। कि जश्न की तैयारियां होली और दिवाली की तरह आम समाज क्यों नहीं मनाते। तो हम सब जानते हैं कि एक आज़ादी के गीत गाते हैं कि दुल्हन चली पहन के 3 रंग की डोली, सही गीत है। तो दुल्हन तो आई, पर जिस दिन दुल्हन आने वाली थी उसी दिन उसी घर में अगर माँ की हत्या हो जाए तो वो सिचुएशन हमारे देश के साथ बनी। हमारी भारत माता के दोनों अंग, दाईं और बाईं भुजा, ये दोनों काट दी गई और पर्दे के पीछे जो कुछ लहूलुहान था
जो कुछ संकट थे उस पर पर्दा डालते हुए, और हमारा उस समय का जो तात्कालिक नेतृत्व था वो आज़ादी की जश्न मना रहा था, कबूतर उड़ाते, शांति के कबूतर उड़ाते। लोगों ने कहा कि जितनी हिंसा हिंसा के कारण नहीं हो सकती थी, उससे ज़्यादा हिंसा अहिंसा के कारण हुई। जितनी हिंसा हिंसा के कारण नहीं हो सकती थी, उससे ज़्यादा हिंसा अहिंसा के कारण हुई। बंटवारे में जो आदान प्रदान हुआ उसमें लगभग 10 से 15 लाख लोग मारे गए, पर उस पर पर्दा डाला गया, उस पर पर्दा डाला गया। तो ये जो भीभत्स घटना चक्र घटा, उसको याद करने के लिए ये अखंड भारत दिवस हम मनाते हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा, इस पर विचार करना चाहिए कि देश के बंटवारे को स्वीकार कैसे कर लिया होगा उस समय के नेतृत्व ने। तो अगर अपन इस पर विचार करें तो लोग इसमें ध्यान में आता है कि लोगों की जो मानसिकता रही, जो लोगों की समझ थी, जो शिक्षा थी तात्कालिक नेतृत्व की, उस पर हमें जाना पड़ेगा। अंग्रेज तो चाहते ही थे कि जाते जाते इनको तकलीफ़ देकर जाएं। वो तो इस तैयारी में थे ही, फूट डालो और राज करो की में। उन्होंने फूट डालने का खूब कोशिश की। हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने के लिए अंग्रेज़ों ने सारी चालें चली उस समय, आज़ादी की लड़ाई के समय, कि ये दोनों एक ना हो पाए। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को 1905 में बंगाल का विभाजन किया, और एक प्रांत का विभाजन इसी आधार पर किया कि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए आपको स्वतंत्र रूप से एक इस्लामिक स्टेट मिल जाएगा, इसलिए ये विभाजन किया है। और उस समय चूँकि बंगाल एक क्रांतिकारियों का और देशभक्तों का अड्डा था, इसलिए वहाँ जमकर इसका विरोध हुआ, बंग का। और 1911 में लॉर्ड कर्जन को वो बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा। एक स्टेट का विभाजन की बात थी, तो पूरा देश उठ के खड़ा हो गया था, पूरा बंगाल उठ के खड़ा हो गया था कि हमारे बंगाल का विभाजन नहीं किया जा सकता। तो वो एक टेस्ट ले रहे थे उस समय अंग्रेज। बाकी फिर 30-40 साल बाद 1911 में बंगाल का विभाजन का वापस लेना पड़ा, और 1947 में देश का विभाजन हो गया। मतलब ये 30-40 साल में ये ऐसा क्या घटना चक्र हुआ कि पूरे देश ने स्वीकार भी कर लिया विभाजन। तो इस पर हमें जाना पड़ेगा, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। तो हमारा उस समय का जो नेतृत्व था, उसके मन में अपने देश के प्रति ये जो सोच थी, वो हमारा देश एक प्राचीन देश है, हमारा देश एक सनातन देश है, सांस्कृतिक राष्ट्र है। इसकी संकल्पना ना होते हुए वो सब पश्चिम से पढ़े हुए लोग थे, और उनकी सोच ये थी कि ये देश कभी एक देश रहा नहीं, इस देश को तो एक अंग्रेज़ों ने किया है। उसके पहले तो ये राजा रियासतों में बटा हुआ देश था, टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ देश था, इसलिए ये देश कभी अखंड भारत रहा ही नहीं, ये सोच थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा कि काफिले आते गए और हिंदुस्तान बसता गया। तो देश के बारे में जो धारणा होनी चाहिए कि ये सनातन काल से एक सांस्कृतिक राष्ट्र रहा है, प्राचीन संस्कृति है भारत की। पूरे देश में राज्य की इकाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं, राज्य की इकाइयाँ अलग अलग आज भी हैं, पहले भी रही होंगी, राजा अलग अलग रहे होंगे, पर पूरे देश की संस्कृति एक है। पूरे देश के तीर्थ स्थान, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, ये पूरे देश के लोग उनको मान सम्मान देने वाले लोग हैं, सब जगह जाते। ये जब विचार ना होने के कारण और उनके मन में देश की जो पहचान थी वो सही नहीं थी, ये भी एक कारण रहा। फिर अंग्रेज़ों ने तो अपनी चालें चली, मुस्लिम लीग को उन्होंने सपोर्ट किया। उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई संगठन था भारत में, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। हम सबको मालूम है उसका इतिहास भी, 1885 में, और अंग्रेज अधिकारी है वो ह्यूम ने उसकी स्थापना की। और वो स्थापना इसलिए की थी कि ये अंग्रेज सरकार को बचाने के लिए एक सेफ्टी वाल्व का काम करेगी। कोई भी भारतीय लोगों को अपनी बात कहनी रहेगी तो वो इस मंच पर आके अपनी बात कहेंगे,
और पीछे से उसके सारे सूत्र अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ही रखे। इस तरह से चलने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन था। बाद में ज़रूर इसमें कुछ बहुत अच्छे राष्ट्रवादी लोग जुड़े, अच्छे नेता जुड़े, बाद में बहुत अच्छा संगठन का काम भी हुआ। और निश्चित तौर पर आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का उस समय रोल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। इसमें लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक और विपिन पाल, बाल पाल, इनके अपन लोग नाम सुनते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग थे, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस में थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए काम किया। पर उसी समय अपन सब देखते हैं कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो बात आई, कांग्रेस को शुरू से ही ये बात उनके दिमाग में बैठ गई। हालांकि इतिहास का विश्लेषण है, अगर आज़ादी की लड़ाई के लिए मुसलमानों को साथ में लेने की बात थी तो इसमें कोई पाप नहीं है, होना ही चाहिए, क्योंकि मुसलमानों से, अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराना था, इसलिए मुसलमानों को साथ लेना था। पर साथ लेने के लिए तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की नीति, किसी को भी आप गलत बातों की मांगे मानोगे तो उसके कारण दूरगामी दुष्परिणाम होंगे ही। ये जब कांग्रेस ने शुरू किया तुष्टीकरण का काम, तो फिर धीरे धीरे उनकी मांगें बढ़ती चली गई। अब किसी को भूख लगी है तो उसको भोजन कराना, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो संतुष्टिकरण हो गया। और कोई अगर दारू और सिगरेट मांगेगा और वो भी अगर आप उपलब्ध कराएंगे तो ये तो विकृतीकरण होगा। तो देश में मुसलमानों का विकृतीकरण का काम कांग्रेस ने शुरू किया। उनकी सारी प्रकार की मांगें, मुस्लिम लीग की मांगें उस समय मानना शुरू किए और उनकी मांगें बढ़ती चली गई। अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र दो, जहाँ पर मुस्लिम बस्तियाँ हैं, वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे। और इतना ही नहीं, केवल मुसलमान ही वोट डालेंगे। तो फिर भैया नॉमिनेट ही कर दो ना, फिर चुनाव, पृथक चुनाव की ज़रूरत क्या है? आपको ही वोट डालना है और आपको ही चुनाव लड़ना है। ऐसी ऐसी मांगें मानी उस समय। और अंग्रेज सरकार के सामने ये प्रस्ताव कांग्रेस ने बना के भेजे मुस्लिम लीग के, और पूरे देश के अंदर मुस्लिम लीग को का जो आधार बढ़ा, उसका कारण ही यही था। बहुत सारे राष्ट्रवादी मुसलमान थे, अच्छे लोग थे, जो देश का विभाजन नहीं चाहते थे, पर जब उनको लगा कि कांग्रेस तो सारी की सारी मुस्लिम लीग के पीछे खड़ी है। इसी प्रकार से असहयोग आंदोलन, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए कांग्रेस के नेता बन के, और 1921 में जो आंदोलन चला, खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन, ये टर्की के खलीफा को वहाँ के किसी सुधारवादी नेता ने हटा के और वहाँ की सत्ता परिवर्तन किया। तो अपने देश के अंदर, अपने देश में मुस्लिम लीग और मुसलमानों ने यहाँ रैलियाँ की कि चूँकि वो खलीफा हमारा मुस्लिम धर्मगुरु है, उसको फिर से सत्ता पर काबिज किया जाए। और वो रैलियों में कांग्रेस के नेता शामिल होते थे। पूरी कांग्रेस देश में खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम लीग का साथ दे रही। ये स्थितियाँ थी देश के अंदर, ये स्थितियाँ थी। और इसके कारण मुसलमानों का की चाही अनचाही मांगें ये बढ़ती चली गई देश के अंदर। आज़ादी की लड़ाई मतलब वो कंडीशनल हो गई उनके लिए, हमें ये दो तो हम आपके साथ, यहाँ तक आपके साथ चलेंगे। यानी देशभक्ति उसका आधार नहीं रहा कि ये देश हमारा है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल वाली दोस्ती नहीं रही, महात्मा गांधी और जिन्ना वाली दोस्ती काम कर रही थी। महात्मा गांधी और जिन्ना वाली मानसिकता, जिन्ना की मानसिकता क्या थी और गांधी जी की क्या थी, और आपस में दोस्त थे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां देश के लिए फांसी पर चढ़े, वो उसको बोलते हैं दोस्ती आज़ादी के लिए। पर यह दोस्ती दूसरी प्रकार की थी, मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की, जो गांधी जी और जिन्ना की मानसिकता की। तो वही आगे चल के और अपन सब देखते हैं कि देश के विभाजन का कारण बने। उनकी अपनी मांगें मानते चले गए, और 1940 के आते आते और मुस्लिम लीग अपने प्रस्ताव पारित करके दे दिया। इधर भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया, और उन्होंने कहा कि बांट कर भारत छोड़ो आंदोलन। मुस्लिम लीग का नारा क्या था? बांट कर।
अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ये कांग्रेस ने शुरू किया, और मुस्लिम लीग क्या कह रही थी, बांट कर भारत छोड़ो, यानी पहले देश के टुकड़े करो, हमें अपना हिस्सा दो, उसके बाद भारत छोड़ो। ये स्थिति थी। इस पूरे घटना चक्र में अगर अपन सब देखें तो हमारा जो तात्कालिक नेतृत्व था उसकी कमजोरियां ध्यान में आती हैं, क्योंकि इतिहास का जब अपन विश्लेषण करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके योगदान को हम नकार रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनका कोई अपमान कर रहे हैं, पर अगर सच्चाई के साथ विश्लेषण करेंगे, जैसे हम लोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का विश्लेषण करते हैं तो उसमें हर आदमी बोलता है कि स्वतंत्रता संग्राम फेल क्यों हुआ, क्योंकि जो नियत तिथि थी उसके पहले शुरुआत कर दी। शुरुआत किसने की, तो बोले मंगल पांडे ने की। हम सब जानते हैं इस घटना को। तो मंगल पांडे ने के साथ ये गलती हुई है इतिहास में, इसका विश्लेषण में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल पांडे का बलिदान नहीं हुआ देश के लिए। मंगल पांडे पहला शहीद था जो देश के लिए फांसी पर चढ़ा 1857 की लड़ाई में, तो उनका योगदान नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यही स्थिति हम अगर इतिहास का विश्लेषण करें तो इसमें ध्यान में आता है कि जो उस समय कांग्रेस का नेतृत्व था, जो महात्मा गांधी कहते थे कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, उन्होंने फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि देश के बंटवारे को स्वीकार किया, समाज ऐसा कैसे कमज़ोर हो गया। तो ये सारी चीज़ें, इसमें अगर एकमात्र कोई संस्था सामने थी तो वो थी कांग्रेस पार्टी उस समय। और उन्होंने उस समय नेहरू जी के और उनके विचार भी ऐसे थे कि चूँकि हम लोग काफ़ी संघर्ष कर लिए हैं और हम बूढ़े होने वाले हैं, इसलिए हमें जल्दी थी कि जैसा भी हो, कटा पटा देश जैसा भी मिले, अब जल्दी मिल जाना चाहिए, नहीं तो हम बूढ़े हो रहे हैं। और हम लोगों ने कहा कि सत्ता की प्यास इतनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना में कि दोनों ने मिलकर और ये देश के बंटवारे की सारी रूपरेखा तैयार की। अंग्रेज तो चाहते थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने अपना काम पूरा किया। और हम सब जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को हमारी भारत माता के 2 टुकड़े और उस समय हुए। अब आज़ादी की लड़ाई अकेले कांग्रेस ने लड़ी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। आज़ादी की लड़ाई तो 1857 से शुरू हुई और कांग्रेस की तो स्थापना 1885 में हुई, और आखिरी में जाके आंदोलन इनके हाथ में आया आज़ादी के। उसके पहले तो कितने सारे लोगों ने अपना जीवन बलिदान दिया, कितने सारे क्रांतिकारियों ने फांसी पर चढ़े। चंद्रशेखर राजा, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनके बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और उसके बाद हमारे देश को आज़ादी मिली। तो वो जो घटना भारत के विभाजन की, उस घटना को हमें नई पीढ़ी को बताते रहना पड़ेगा। तो ये तो हो गई विभाजन के पहले की बात। अब हम कहते हैं कि हमें अखंड भारत बनाना है, अखंड भारत बनाना है। तो अखंड भारत कैसे बनेगा? तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है। लोगों को लगता है कि ये सब हो सकता है क्या? पहले तो भरोसा ही नहीं होता। लोगों ने तो मान लिया कि अब देश का बंटवारा हो गया, ये बिल्कुल सेटल्ड फैक्ट है, स्थापित सत्य है कि अब देश का बंटवारा हो गया। पर हम सब जानते हैं कि इतिहास में ऐसा कोई स्थापित सत्य नहीं होता। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटेगी, इसके बारे में भी देश के लोगों को भरोसा नहीं होता था। होता था क्या? नहीं होता था, डर लगता था। ऐसी ऐसी धमकियां आती थी उधर से उनके नेताओं की, आग लग जाएगी देश के अंदर, कोई हाथ लगा के दिखाए धारा 370 को, 35A को, आग लग जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा। हमने अपनी आंखों के सामने एक बड़ा घटना चक्र देखा है, बड़ा घटना चक्र हमारे सामने। जिस कश्मीर के अंदर तिरंगा फहराना मुश्किल था, अभी इस 15 अगस्त को कश्मीर के चप्पे चप्पे पर भारत का राष्ट्र ध्वज फहराया है।
हमने अपने आंखों के सामने देखा है। आज वो जहाँ पर आए दिन आतंकवादी नंगा नाच करते थे, कहाँ चले गए भाई? कहाँ चले गए वो लोग जो आग लगाने की बात करते थे? तो इसलिए राष्ट्र के जीवन में समय लगता है, ये बात सही है, पर उसकी तैयारी हमेशा करते रहना पड़ेगा। उस आग को सुलगाए रखना पड़ेगा, उस देशभक्ति की आग को लोगों के दिलों में जला के रखना पड़ेगा, तब जाकर उसकी प्राप्ति होती है। अटल जी ने कविता में कहा था ना कि 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है, आज़ादी अभी अधूरी है। भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा, हमारा हिस्सा है। कुछ गलतियां रही होंगी, कुछ कमजोरियां रही होंगी, उस समय देश का बंटवारा हुआ, पर इससे ना तो पाकिस्तान में रहने वालों का भला है, ना भारत में रहने वालों को भला है। तो फिर देश कैसे एक होगा? तो इसके लिए चाहिए संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति। नई पीढ़ी को ये बात बताना पड़ेगी कि हमारा भारत का हिस्सा है। 1970 के पहले कोई सोच सकता था कि पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हो जाएगा? पूर्वी पाकिस्तान था वो, उसको बांग्लादेश किसने बनवाया? हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने। तो ये देश के इतिहास में ये घटनाएं घटती हैं। आज पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, उसको छुड़ाने के लिए कब ये लोग आने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी कब अभियान चलाने वाले हैं और उनको फिर लेने के देने पड़े। आज देश अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है देश के इतिहास में कि घर में घुसकर मार के आए, नहीं तो मार ही खा रहे थे 50 साल से, मार ही खा रहे थे। जब मार खाने वाली स्थितियां रहेंगी तो फिर मार खाएंगे। जब परिवर्तन आएगा, पौरुष जगेगा, देश जगेगा, तो हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। इसलिए भारत को अखंड बनाना है तो उसके लिए संकल्प शक्ति चाहिए। यहूदियों का उदाहरण हम सब लोगों के सामने है। यहूदियों को यरूशलेम से 1800 साल तक विस्थापित रही हुई कौम है। 1800 साल तक विस्थापित रही, पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने सुबह उठ के संबोधन ही ये करते थे कि अगली सुबह हमारी यरूशलेम में होगी। उनका धार्मिक नगर था। 1800 साल तक कितनी पीढ़ियां बदल गई होंगी, अंदाज़ लगाइए। हर 25 साल में एक नई पीढ़ी आ जाती है। 1800 साल बाद आज यहूदी अपने राज्य में पहुंच गए, अपना यरूशलेम में पहुंच गए। आज उनका अपना एक देश है, जिसको बोलते हैं संकल्प शक्ति। तो उदाहरण है, कई उदाहरण है। कई देशों के बंटवारे हुए, फिर बाद में एक हुए। आज से 25 साल पहले कोई सोच सकता था कि रूस के इतने टुकड़े हो जाएंगे? विश्व की महाशक्ति था, अमेरिका को टक्कर देने वाला रसिया, आज टुकड़े टुकड़ों में बट गया। हुआ इतिहास में। जर्मनी 2 भागों में बट गया था, दीवार खड़ी कर दी गई थी। दोनों देशों के लोगों में जब जागृति आई तो जनता ने दीवार गिरा दी और फिर से जर्मनी एक हो गया। ऐसी इतिहास में कई घटनाएं। तो इसलिए अखंड भारत का ये जो विषय है, इसका संकल्प हम लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहिए। हमेशा इसकी स्मृति रहना चाहिए कि हमारा वो सिंध का प्रांत, वो हमारी हिंगलाज माता का मंदिर, वो हमारे गुरु नानक देव का जन्मस्थल, ये सब आज पाकिस्तान के अंदर है। वो ढाका की ढाकेश्वरी देवी का मंदिर बांग्लादेश में है। ये जब हम राष्ट्रवादी लोग इन विषयों को अपनी नई पीढ़ी को बताते रहेंगे, विद्यार्थियों को बताते रहेंगे, मन के अंदर संकल्प ये बना रहेगा कि हमारे देश को हमें अखंड करना है, हमारी भारत माता को फिर से अखंड करना है। और ये देश जब अखंड होगा तब निश्चित मानिए हम दुनिया की सुपर पावर बनने की ताकत होंगे। सुपर पावर, क्योंकि इस देश का निर्माण ये नेचुरली है, ईश्वर प्रदत्त है। भगवान ने बनाया इस देश को, इस त्रिभुज को, भारत माता का। इसलिए ये अखंड भारत का स्मृति दिवस का कार्यक्रम
इसलिए हम सब लोग अपनी शाखाओं पर, अपने कार्यक्रमों में, हमारे विचार परिवार के संगठनों में इसलिए मनाते हैं कि हमारे कार्यकर्ता भी इस विषय में जागृत रहें। हम लोग 1951 में नारा लगाए थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब गए थे कश्मीर में, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, इसका विरोध करने के लिए गए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज से 70 साल पहले 70 साल पहले आज उस कश्मीर को हम गर्व के साथ, हमारी विचारधारा की पार्टी की सरकार आई, पूरे देश और दुनिया को दिखाया कि जो नारा 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था उसको सार्थक करके दिखाया। तो समय लगता है, धैर्यपूर्वक इस विषय को और समाज के सामने और लोगों के सामने हमें हमेशा ले जाते रहना पड़ेगा, जगाता रहना पड़ेगा, तब जाकर हम इस संकल्प को जो हमारे महापुरुषों ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, परम पूजनीय गुरु जी ने, स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने जो सपना देखा था अखंड भारत का, अपनी मातृभूमि का, उस सपने को हम सब लोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।